हेलो। गुड मॉर्निंग दोस्तों। चलिए आज का सेशन शुरू कर। आप लोग को पता है मुख्य रूप से आज हम लोग को 11th क्लास में पदार्थ की अवस्था का ऑब्जेक्टिव बनाना। तो आज जैसा फिगर आप देख पा रहे हैं, ये सॉलिड है और ये आपके सामने लिक्विड है और एक गैस के मॉलिक्यूल्स से अणु है और यही प्लाज्मा है। आपको लग रहा होगा कि ये प्लाज्मा होता क्या है। तो ये जो आप देख रहे हैं यही प्लाज्मा है। आप आज प्लाज्मा के बारे में पढ़ेंगे। ओके। और प्लाज्मा कुछ और नहीं, जो आप देख पा रहे हैं यही प्लाज्मा है। समझ गए? इसी को हम लोग प्लाज्मा कहते हैं। चलिए, तो प्लाज्मा के बारे में आप लोग देख लिए। ये सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है, प्लाज्मा है। और पदार्थ की अवस्था में जो बच्चे पढ़े हैं, जो क्लास में पढ़ाई हुई है, दुनिया के किसी भी क्लासरूम में, उसी से संबंधित हम लोग आज ऑब्जेक्टिव बनवाएंगे। और जब तक आपको थ्योरी का नॉलेज नहीं रहेगा, ऑब्जेक्टिव आपसे नहीं। तो सबसे पहले तो आपको थ्योरी का नॉलेज होनी चाहिए। यदि थ्योरी का नॉलेज नहीं है तो आपसे ऑब्जेक्टिव भी नहीं बनेंगे। तो सबसे पहले आप जा करके 11th का जो कोर्स होता है, ऑफलाइन है या ऑनलाइन है, उस पर जाइएगा और उसको परचेज कीजिएगा, चाहे दुनिया कोई कोचिंग में आप पढ़ते हो, और वहाँ से थ्योरी पढ़िएगा और यहाँ से ऑब्जेक्टिव। ओके। चलिए ऑब्जेक्टिव की शुरुआत करते हैं बिना विलंब किए हुए। तो आप ये देख पा रहे हैं, ये जो मॉलिक्यूल्स है ये सॉलिड की है, ये मॉलिक्यूल्स है लिक्विड के है, ये मॉलिक्यूल्स गैस के है। वेरी गुड। और वर्तमान स्थिति में, अभी वर्तमान स्थिति में आपको बताना है, जो अभी की स्थिति है 2025 की स्थिति है। तो वर्तमान स्थिति में पदार्थ की कितनी अवस्था, ये क्वेश्चन पूछा कि वर्तमान अवस्था में पदार्थ की कितने हैं। तो आप सभी लोग को पता है कि वर्तमान स्थिति में पदार्थ की 5 अवस्था हो गए। तो वर्तमान स्थिति में पदार्थ की 5 अवस्था हो गई है। कौन कौन हो गए हैं? ये आपका एक ठोस हो गया है, और दूसरा द्रव है, और तीसरा गैस है, और चौथा कौन सा है? प्लाज्मा। चौथा प्लाज्मा है, और पांचवा कौन सा है? बोस आइंस्टीन आइंस्टीन कंडेंसेट। बोस आइंस्टीन बोस आइंस्टीन कंडेंस आइंस्टीन कंडेंसेट। तो पदार्थ की 5 अवस्था हो चुकी है। कहता है कि जल मुख्य रूप से कितनी अवस्था में रहता है, पानी को आप कितने अवस्था में रख सकते हैं। तो आप पानी को बर्फ के अवस्था में भी रख सकते हैं, एक अवस्था ये हो गया। दूसरा, पानी को जलीय अवस्था में भी रख सकते हैं, और पानी को वाष्प की अवस्था में भी रख सकते हैं। तो पानी को आप 3 अवस्था में रख सकते हैं। बर्फ पदार्थ की कौन सी अवस्था में शामिल है? तो बर्फ को हम लोग ठोस कहते हैं। तो इसी बर्फ के टुकड़ा में कितने लोग दब के चले गए और नामो निशान उनका नहीं रहा, तो ये पदार्थ की ठोस अवस्था है। बर्फ की सिलियां जिस पर आ जाती है, बेचारा स्वर्ग सुधार जाता है वो। जल पदार्थ की कौन सा अवस्था में शामिल है? तो आप लोग हमेशा पदार्थ का द्रवीय अवस्था का उपयोग करते हैं, और यही वाटर आप लोग पीने के रूप में करते हैं। ये हो गया आपका द्रव। जल कितना डिग्री सेल्सियस पर बर्फ में बदलता है? तो ये मैक्सिमम लोग को पता होगा कि जल 100 डिग्री सेल्सियस पर बर्फ में बदल जाता है। सॉरी, बर्फ में बदलता है 0 डिग्री सेल्सियस। बर्फ में बदलता है 0 डिग्री सेल्सियस पर। सॉरी दोस्त। जल कितना डिग्री सेल्सियस पर उबलता है, मतलब बॉइलिंग पॉइंट के बारे में पूछ रहा है कि इसका क्वथनांक क्या है। जल का क्वथनांक क्या है? तो जल का क्वथनांक 100 डिग्री सेल्सियस, या आप इसी को 373 केल्विन कह लो, या इसी को आप 212 डिग्री फ़ारेनहाइट कह लो। तो जल का जो क्वथनांक है, जल का उबलने का जो ताप है,
वह है आपका 100 डिग्री सेल्सियस या 373 केल्विन या 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो हमारे पास ऑप्शन है 100 डिग्री सेल्सियस। ओके, गैस का ताप को किससे डिनोट करते हैं? तो छोटी वाला ताप के लिए समय का उपयोग किया जाता है, बड़ी वाला टी के लिए ताप का उपयोग किया जाता है। पी का मतलब प्रेशर होता है, दाब होता है, और भी का मतलब आयतन होता है। क्वेश्चन में किसकी जिक्र किया है? तो गैस का ताप, बड़ी वाली टी, छोटी वाली टी समय के लिए उपयोग किया जाता है। चलिए, तो ये जो आप पार्टिकल्स देख रहे हैं, इतने सटे सटे देख रहे हैं ना सर। सॉलिड के पार्टिकल्स इसी प्रकार के पूरे सटे सटे होते हैं। ये बहुत ज्यादा सटे सटे हैं। बहुत ज्यादा सॉलिड के पार्टिकल्स जब सट जाते हैं ना सर, तो इसको हम लोग बोलते हैं सॉलिड। ये सॉलिड है, लेकिन कुछ पार्टिकल्स, कुछ मॉलिक्यूल्स, कुछ अणु हटे हटे होंगे ना, तो ये आपका लिक्विड है। देखिए डायग्राम के थ्योरी से आप देखिए। तो अब जो क्लासेस चलेंगे ना ज्ञान गंगा केमिस्ट्री पे, जितना सारा ऑब्जेक्टिव आएंगे ना इसी प्रकार के डायग्राम बना के, तो जितना सारा ऑब्जेक्टिव आएंगे तो कोशिश ये किया जा रहा है कि फुल्ली डिजिटली कर दिया जाए। फुल्ली डिजिटली कर देने से क्या होगा कि आपका कॉन्सेप्ट लेवल बढ़ेगा। हर चीज आप अपनी आंखों से देखेंगे तो उसका कॉन्सेप्ट लेवल ऑटोमेटिकली बढ़ जाता है। ओके, और इतने जो भागे जा रहे हैं ना, ये दुश्मन की तरह भागा जा रहा है, तो ये गैस है, ये लिक्विड है और ये सॉलिड है। इस प्रकार के एक्सप्रेशन से आप लोग को समझ में ज्यादा आएगा। ओके, अभी तो सर शुरुआत है आज से। चलिए, इतने मजबूत बॉन्ड से मतलब बंधे रहते हैं, क्या बात है भाई साहब। सॉलिड जो होते हैं इतने मजबूत बॉन्ड से बंधे रहते हैं कि कोई भी पार्टिकल्स टूट के अलग होगा ही नहीं। सोचिए सॉलिड कितने मतलब मजबूत बॉन्ड से एकदम बंधित है। आप देख पा रहे हैं कि सॉलिड के पार्टिकल से इतने कस के एकदम बंधे हुए, लग रहा है कि 25 mm के छड़ से अच्छा से सीमेंट और गिट्टी देके जाम कर दिया गया है सॉलिड को। ये लिक्विड बेचारा कहीं भी बह जाते हैं, ये बेचारा कहीं भी बहने के लिए रेडी है। और गैस तो हमेशा भागने के ही फिराक में है। तो आप सॉलिड को भी देख रहे हैं, लिक्विड को भी देख रहे हैं, और गैस के तो अणु आपके सामने है। और ये आपका प्लाज्मा है साहब। ये प्लाज्मा देख लीजिए आप, पदार्थ की चौथी अवस्था। सूर्य और तारा, बुध, मंगल, सोमवार, बुध, बृहस्पति, सब हर प्रकार के ग्रह में। अब कुछ लोग क्लिप काटेंगे कि सर सोमवार, मंगल, बुध ग्रह का नाम सोमवार से नहीं है। अरे भैया, हम सोमवार से इसलिए बोल रहे हैं कि सोमवार से लेके इतवार तक जितने सारे ग्रह तुम पर है, उस सब का प्लाज्मा का ही बना होता है। तो एक बार क्वेश्चन दिया कि सूर्य में जो उष्मा है, चांद में जो रोशनी है, तारे में जो उष्मा है, वो किसके कारण है? तो प्लाज्मा के कारण। पदार्थ के किस अवस्था के कारण? तो प्लाज्मा के कारण। तो आपके सूर्य में जो उष्मा है और चांद में जो रोशनी है, और आपके मतलब संडे से लेके मंडे तक, मंडे से लेके ट्यूसडे तक, बृहस्पति हो चाहे मंगल, ये सभी में प्लाज्मा का ही देन। तो जब से आएगा संडे टू मंडे, मंडे टू वेडनेसडे, जो भी आएगा कहना समझ गया सर प्लाज्मा की बात। तो ये प्लाज्मा की बातें थी। ओके, शायद समझ पा रहे होंगे। ओके, अच्छा अगला क्वेश्चन, गैस का आयतन। वेरी गुड, इसका आयतन, गैस का आयतन। अभी जो मेरा पीपीटी बना रहे हैं, पहले के तुलना में अभी काफी बेहतर कर चुके हैं। पहले पीपीटी इस प्रकार से बना के लोग नहीं देते थे। अभी मेरा पीपीटी जो बना रहे हैं उनको मैं शुक्रिया कहूंगा, क्योंकि इस प्रकार के एक्सप्रेशन उन्हें बच्चों के पास प्रस्तुत करते हैं, ताकि बच्चा को ये ना लगे कि हमको पढ़ने में कोई परेशानियां हो। चलिए थोड़ा सा अब आगे आते हैं। चलिए, गैस का आयतन को किससे डिनोट करते हैं? तो याद रखिएगा, गैस के आयतन को भी से डिनोट करते हैं। टी क्या है? तो ताप है। पी क्या है? तो दाब है। चलिए, भी क्या है? तो आयतन है, आयतन है। एन क्या है? तो गैस के मोलों की संख्या है, गैस की मोलों की संख्या। तो सही जवाब भी होगा। कहता गैस के मोलों की संख्या, तो अभी बता रहे थे गैस के मोलों की संख्या एन है। टी क्या है? तो अभी याद हो गया, वो गैस का ताप।
P क्या है? गैस का दाब। V क्या है? गैस का आयतन। N क्या है? गैस के मोलों की संख्या। वेरी गुड। गैस का दाब का इकाई क्या होता है? भैया दाब का इकाई तो पास्कल होता है। कोई पूछे कि दाब का इकाई क्या होता है? दाब का इकाई तो पास्कल होता है। और 1 एटीएम इज इक्वल टू 10 के पावर 5 पास्कल होता है। गैस का दाब का इकाई होता है पास्कल भी, एटीएम भी, बार भी, तसा भी। तो गैस के दाब का इकाई जो यूनिट होता है वो सभी होते हैं, पास्कल, एटीएम, बार और सभी। तो आप टिक मार देंगे सभी में। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। एक एटीएम बराबर होता है भैया 76 सीएम, 760 एमएम, और ये दोनों होता है। तो मैं एक फॉर्मूला आपके लिए लिख देता हूं। O1 एटीएम इज इक्वल टू 76 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 760 एमएम। O1 एटीएम का मतलब है कि वायुमंडलीय दाब जिस पर हम लोग अभी जिंदा हैं, हम लोग इसी दाब पर रहा करते हैं, इसी को बोलते हैं वायुमंडलीय दाब। वायुमंडलीय दाब, इसी पर तो हम लोग जिंदा हैं। अब वायुमंडलीय दाब पर हम लोग जिंदा हैं और अभी जिंदा हैं। तो हम लोग 1 एटीएम पर रहा करते हैं, 76 सेंटीमीटर पर रहा करते हैं, 760 एमएम पर रहा करते हैं। एक बार बराबर होता है, अभी बता रहे थे, 10 के पावर 5 पास्कल। एक बार, एक एटीएम बराबर नहीं, एक बार बराबर। देखिए इसको हम लोग यहाँ एटीएम नहीं कर देंगे, यहाँ बार है। याद रखिएगा, एक बार बराबर 10 के पावर 5 पास्कल होता है। एक बार बराबर 10 के पावर 5 पास्कल। तो थोड़ा सा यहाँ पर उन्होंने मिस्टेक किया, 10 के पावर 5 को 105 लिख दिया है, 10 के पावर 6 को 106 लिख दिया है बेचारा, 10 के पावर 2 को 102 लिख दिया है, और 10 के पावर माइनस, उसको समझ में नहीं आया होगा कि ये 10 के पावर लिखा होगा। तो एक बार बराबर 10 के पावर 5 पास्कल होता। और बार और पास्कल दोनों दाब का यूनिट है, याद रखेंगे, दाब का यूनिट है, दाब का यूनिट है, बार भी और पास्कल भी। एक एटीएम बराबर होता है, अब आपको बताना है एक एटीएम कितना बार के बराबर? 1.01 बार। चलिए, गैस का आयतन भी को लिया जाता है, आयतन को किससे नापते हैं? लीटर से। तो याद रखिएगा, चाहे वो द्रव हो चाहे वो गैस हो, द्रव और गैस के आयतन को हम लोग लीटर से ही नापते हैं। लीटर है तो ठीक है, नहीं है तो मिलीलीटर से भी नापते हैं। तो याद रखिएगा, किसी द्रव हो या कोई गैस हो, उसके आयतन को, द्रव या गैस के आयतन को लीटर या मिलीलीटर से नापते हैं। 1 लीटर में कितना मिलीलीटर होता है? तो 1000 मिलीलीटर भी होता है और 1000 सीसी भी होता है, मतलब सही जवाब दोनों। याद रखेंगे आप अपने जीवन भर कि 1 लीटर में 1000 मिलीलीटर होते हैं या 1000 सीसी होते। चलिए, सीसी को हम लोग मिलीलीटर के नाम से जानते हैं। या अब देखिए, ये भैया आपका लिक्विड्स है, लिक्विड के एटम्स है। आप देख सकते हैं कि आपके सामने लिक्विड का एटम्स आ गया। ये लिक्विड एटम है, ये सॉरी ये सॉलिड है, ये लिक्विड है और ये गैस है। आप देख के ऑटोमेटिकली अपने से आप पहचान सकते हैं कि ये जो है वो सॉलिड है और ये लिक्विड है और ये गैस। कहता फिक्स शेप एंड वॉल्यूम, जिसका आयतन एवं आकृति दोनों फिक्स होती है, उसी को सॉलिड कहते हैं। फिक्स वॉल्यूम बट टेक्स द shape of its container, particles close। पहला बात ये समझिए कि इसका वॉल्यूम जो है वो फिक्स होता है, लेकिन इसका जो आकृति है, शेप है, वो कंटेनर पर निर्भर करता है। जैसा कंटेनर उस प्रकार से इसका वॉल्यूम हो जाती है। वॉल्यूम तो फिक्स है, इसका शेप हो जाती है।
नो फिक्स स्पेस एंड वॉल्यूम, इसका ना आकृति फिक्स है और ना इसका आयतन फिक्स है। लीटर किसके बराबर है? डेसीमीटर क्यूब। आप लोग को कभी ना कभी ऐसा बताए होंगे कि 1 डेसीमीटर क्यूब को 1 लीटर कहते, ऐसा आप लोग को बताए। तो डेसीमीटर क्यूब को लीटर कहा। डेसीमीटर क्यूब मतलब डेसीमीटर ऐसे पावर क्यूब। ओके। गैस का ताप का एसआई मात्रक है केल्विन। गैस का ताप का एसआई मात्रक है केल्विन। डिग्री 100 डिग्री सेल्सियस ताप किसके बराबर होता है? 100 डिग्री 373 केल्विन। 100 डिग्री सेल्सियस 373 केल्विन के बराबर होता है। 273 केल्विन ताप किसके बराबर है? 273 0 डिग्री सेल्सियस के। 0 डिग्री सेल्सियस और 273 केल्विन दोनों आपस में बराबर होती है। 200 केल्विन ताप किसके बराबर है? कुछ नहीं करना है, 273 माइनस 200 आंसर आ जाएगा 73। कितना आ गया? 73 आ गया ना। चलिए, -73 डिग्री सेल्सियस के बराबर। गैस के द्रव्यमान और ताप का आणविक द्रव्यमान के अनुपात को क्या कहा जाता है? छोटी मैडम ऊपर, बड़ी मैडम नीचे को नानी कहा जाता है। गैस के मोलों की संख्या। गैस के द्रव्यमान और आणविक द्रव्यमान के अनुपात को क्या कहते हैं? गैस के मोलों की संख्या। छोटी मैडम बटा बड़ी मैडम इक्वल टू नानी। इसी ताप पर किसी निश्चित द्रव्यमान, किसी यहाँ पर छोड़ दिया ना, फिर किसी गैस का, यहाँ पर गैस छूट गया। किसी गैस का निश्चित द्रव्यमान का आयतन उसके व्युत्क्रमानुपाती होता है दाब का। और ये बात बताने वाले व्यक्ति का नाम था बुआइल। उस व्यक्ति का नाम था क्या? बुआइल का नियम। ये क्या है? तो बुआइल्स का नियम है। बुआइल ही बताया था कि स्थिर ताप पर किसी गैस का निश्चित द्रव्यमान का आयतन दाब का व्युत्क्रमानुपाती होता है, मतलब भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। गैस के अंदर कौन कौन से गुण पाई जाती है? प्रसारणीयता सही बात, संपीड़ता सही बात, विसरणशीलता सही बात। ये तो ये सभी हो जाएंगे। ये तीनों गुण गैस के अंदर पाया जाता है। स्थिर ताप पर गैस के एक निश्चित द्रव्यमान का आयतन और दाब का गुणनफल होता है। तो P अभी का गुणनफल पूछ रहा है, तो P और V का गुणनफल हमेशा एक कांस्टेंट होता है। P गुना V बराबर K। तो एक कांस्टेंट होता है, स्थिरांक होता है। ये सॉलिड है सर, और ये लिक्विड है, और ये आपकी गैस। ये सॉलिड, ये लिक्विड और ये गैस। निम्नलिखित में से बुआइल के नियम से कौन सही है? तो आपको हम पढ़ाए थे बुआइल का नियम, शायद भूल गए होंगे। पढ़ाया तो बहुत कुछ जाता है लेकिन भूल जाते हैं। P1 V1 बराबर P2 V2, बुआइल का नियम। भुला भी तो जाते हैं आप लोग। P1 V1 बराबर P2 V2। बुआइल के नियम से कौन सही है? तो अभी हम बता रहे थे कि बुआइल का नियम से कौन सही है। तो P समानुपाती D, किसी गैस का दाब घनत्व का सीधा समानुपाती हो। चलिए, एनटीपी नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर पर ताप एवं दाब क्रमशः होते हैं। एनटीपी ताप का मान 0 डिग्री सेल्सियस तथा दाब का मान 1 एटीएम दिया है क्या? 1 एटीएम नहीं दिया है। तो 0 डिग्री सेल्सियस तथा एमएम में दिया है 760 एमएम होता है। ये तो सब आपस में बराबर ही तो हैं। तो 0 डिग्री सेल्सियस तथा 760 एमएम है कहीं का? 0 डिग्री सेल्सियस 760 एमएम एनटीपी पर। एक एटीएम दाब निम्नलिखित में किसके बराबर है? तो अभी हमने आपको एक फॉर्मूला बताया था कि 1 एटीएम इक्वल टू होता है 76 सेंटीमीटर इक्वल टू होता है 760 एमएम होता है। ये तीनों आपस में बराबर हैं। आपस में क्या है? बराबर। ये भी सही, ये भी सही, ये तथा बी दोनों। स्थिर दाब पर गैस के निश्चित द्रव्यमान का आयतन उसके परम ताप का सीधा समानुपाती होता है।
तो याद रखिएगा भी समानुपाती टी। और इस बात को बताने वाला व्यक्ति का नाम चार्ल्स था। इस बात के बताने वाले व्यक्ति का नाम चार्ल्स था और नाम पड़ा चार्ल्स का नियम। यानी भी समानुपाती टी बताने वाला व्यक्ति का नाम कौन था? चार्ल्स था और नाम पड़ गया चार्ल्स का नियम। चार्ल्स के नियम से क्या सही है? तो भी समानुपाती टी बराबर हटाएंगे कांस्टेंट लाएंगे, यानी V1 बटा टी बराबर के। तो V1 बटा T1 बराबर V2 बटा T2। V1 बटा T1 बराबर V2 बटा T2। ये बताने वाला व्यक्ति का नाम क्या था? चार्ल्स। इस नियम को देने वाला चार्ल्स था। चार्ल्स के नियम से होता है भी समानुपाती टी। चार्ल्स के नियम से होता है भी समानुपाती टी। संयुक्त नियम से क्या सही है? तो P1 V1 बराबर T1 बराबर P2 V2 बटा T2। ये संयुक्त का नियम है। आपसे को पूछे कि संयुक्त नियम कौन है, तो यही है आपका संयुक्त नियम। इसी को हम लोग संयुक्त नियम के नाम से जानते हैं। P1 V1 बटा T1 बराबर P2 V2 बटा T2, इसी को संयुक्त नियम। चलिए, गैलुसैक के नियम से क्या सही है? तो गैलुसैक ने कहा कि P समानुपाती T होता है। P समानुपाती T होता है। इस बात की बताने वाला व्यक्ति का नाम गैलुसैक था। इस व्यक्ति का नाम था गैलुसैक। P समानुपाती T होता है। P समानुपाती T होता है। गैलुसैक के नियम से क्या सही है? तो P समानुपाती T, तो P बराबर K इंटू टी, तो फिर P बटा T बराबर K। उसी प्रकार P1 बटा T1 बराबर K और P2 बटा T2 बराबर K। तो फिर वही हो गया P1 बटा T1 बराबर P2 बटा T2। P1 बटा T1 बराबर P2 बटा T2। P1 बटा T1 बराबर P2 बटा T2। ये सॉलिड, ये लिक्विड और ये गैस। अब गाद्रो के नियम से क्या सही है? तो भी समानुपाती n। अब गाद्रो के नियम से भी समानुपाती n। अब गाद्रो के नियम से क्या सही है? तो पूरी वही। अब गाद्रो के नियम से वही वाला हो जाएगा, भी समानुपाती n, यानी भी k इंटू एन। अब भी बटा n बराबर k, तो फिर V1 बटा N1 बराबर k। V2 बटा N2 बराबर k। तो आप लिख सकते हैं कि V1 बटा N1 बराबर V2 बटा N2। कोई ऑप्शन में है तो ढूंढ लो। चलिए, है ये मतलब यहां पर इसको थोड़ा सा इसे हटा लीजिए। तो V1 बटा N1, V2 बटा N2 और V समानुपाती, सभी तीनों फार्मूला सही है। तीनों फार्मूला सही है। आदर्श गैस समीकरण क्या है? पीवी बराबर ए नॉट टी। एकदम रट जाना। आदर्श गैस समीकरण पीवी बराबर ए नॉट टी, एकदम घोर के पी जाना है। वो पूछे कि आदर्श गैस समीकरण क्या है, तो पीवी बराबर ए। अवस्था समीकरण पीवी बराबर ए नॉट टी में आर क्या है? आर क्या है? आर का नाम है गैस स्थिरांक। हमें याद कर लेना, आर का नाम है गैस स्थिरांक, यानी गैस कांस्टेंट। आर का नाम है गैस कांस्टेंट। आर का नाम है गैस कांस्टेंट, मतलब गैस स्थिरांक। आर का नाम है गैस स्थिरांक। आर का न्यूमेरिकल वैल्यू क्या होता है? आर का न्यूमेरिकल वैल्यू क्या होता है? तो आर का न्यूमेरिकल वैल्यू होता है 0.08201 लीटर एटीएम पर मोल पर केल्विन। पर मोल पर केल्विन, लीटर एटीएम पर मोल पर केल्विन, ये होता है आर का न्यूमेरिकल वैल्यू। आर का न्यूमेरिकल वैल्यू क्या है? तो ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। 10 के पावर 7 है। ये जो है ना 8.314 उन्हें 10 के पावर 7 है। अर्ग, अर्ग पर मोल पर केल्विन।
82.05, ये भी सही है। 8.3 किलो जूल सभी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा सभी। आर का न्यूमेरिकल वैल्यू इतना सारा होता है। आदर्श गैस के लिए अवस्था समीकरण पीवी बराबर एन आर टी। पीवी बराबर एन आर टी में गैस स्थिरांक का मान निर्भर करता है। गैस स्थिरांक का मान निर्भर करता है गैस की प्रकृति पर, गैस के दाब पर, गैस के ताप पर, माप की इकाई पर। हाँ, माप की इकाई पर गैस स्थिरांक का मान निर्भर करता है माप की इकाई पर। एक्स और वाई गैस का वाष्प गुणा 3.5 के अनुपात में है, तो इससे गैसों का अनुभार, अरे वही होगा 3:3:5, वही होगा, सेम टू सेम होता है। स्थिर दाब पर, अब स्थिर दाब पर डेराने के लिए देखो क्या लिख दिया है। कभी भी ताप का ऐसा यूनिट होता है ना, ताप का ऐसा यूनिट, ताप का ऐसा यूनिट, ताप का ऐसा यूनिट केल्विन होता है। क्या होता है? केल्विन होता है। और हम लोग पढ़े थे कि भी समानुपाती टी, और टेम्परेचर कभी भी लीजिएगा तो केल्विन में ही लीजिएगा। टेम्परेचर को कभी भी लीजिएगा तो केल्विन में ही लिखिएगा। और ये नियम देने वाले व्यक्ति का नाम चार्ल्स था। ये नियम देने वाले व्यक्ति का नाम चार्ल्स था। तो केल्विन में लेना है इसीलिए के लगा दिया है, जबकि फॉर्मूला होगा भी समानुपाती टी। लेकिन टेम्परेचर को केल्विन में लेना है इसीलिए के लगा दिया। सही गैस समीकरण क्या है? सही गैस समीकरण क्या है? सही तो सही है P1 V1 बटा T1 बराबर P2 V2 बटा T2। ये सही है। अब ढूंढिए कहाँ ये P1 V1 बटा T1, P2 V2 बटा T2, नहीं इसमें है ही नहीं। अच्छा, ऐसा करते हैं कि हम T1 को ए साइड, इसको ए साइड ले आते हैं, तब P1 V1 बटा, इसको यहां ले आते हैं, इसको यहां ले आते हैं, P2 V2, और T2 को यहां लेकर चल जाते हैं। तो चलो आ गया T1 बटा T2। ए है क्या? हाँ, तो ये भी तो ये सेम चीज है, तो आपका ऑप्शन हो जाएगा ए। गैस ए का वाष्प घनत्व गैस बी के वाष्प घनत्व का 4 गुना है। यदि बी का आणविक द्रव्यमान m है तो ए का आणविक द्रव्यमान क्या? अच्छा, m का आणविक द्रव्यमान के गुना है? 4 गुना है। अरे 4 गुना वाला ऑप्शन के नहीं है भैया? अरे 4 गुना वाला तो यही है, आणविक द्रव्यमान में 4 से गुना कर दो, यही आंसर। कौन बड़का बात था? 273 केल्विन और 1 एटीएम दाब पर 1 लीटर गैस का x इतना ग्राम है, तो अनुभार क्या होगा? अरे सिंपल है यार, T बराबर 273 केल्विन, ठीक, P बराबर O1 एटीएम, ठीक, V बराबर 1 लीटर, ठीक, PV बराबर nRT, PV बराबर n के जगह पर मैडम बटा मैडम RT, ठीक। चलिए PV, अब सबका मान रख देते हैं, अभी नहीं, आणविक द्रव्यमान निकालना है, बड़ी m का मान निकालना है, तो तिरछा तिरछी गुना कर दिए, बड़ी m PV बराबर छोटी m RT, तिरछा तिरछी गुना कर दिए, इसको इससे, इसको इससे, तो बड़ी m का मान निकालना है, तो PV बेचारा नीचे चला जाएगा, MRT ऊपर आ जाएगा। बड़ी m का मान निकालना, अनुभार यही, इसी का मान निकालना, तो छोटी m का मान निकालना, छोटी m का मान x दे दिया है, r का वैल्यू 0.08201 होता है, और t का मान कितना दिया है? 273, p के मान O1, v का मान O1, तो बड़ी m माने अनुभार। अब 273 में इतना गुना कीजिएगा तो यह आ जाएगा 22.4 गुना x, यही आंसर होगी। पीवी बराबर nRT पर बन गया। उच्च ताप एवं निम्न दाब पर बंडल वार समीकरण होता, आपको बताए थे कि V प्लस ए बटा V स्क्वायर, P प्लस, यहां पर P प्लस होगा, P प्लस ए बटा V स्क्वायर इंटू V माइनस बी बराबर RT। तो ये सही है, बट यहां पर थोड़ा सा सुधार की जरूरत है, यहां खाली P कर ले।
हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस का वाष्प घनत्व, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का वाष्प घनत्व क्रमशः 1 और 16 है। तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का प्रसरण का वेग अनुपात होगा। अब देखो, घनत्व दिया है 1 और घनत्व दिया है 16। प्रसरण का वेग हम लोग निकाल सकते हैं। आर समानुपाती 1/√D1 और फॉर्मूला से आर समानुपाती √D2, ऐसा हम लोग पढ़े थे। अच्छा, समानुपाती हटाते थे तो हम लोग लिखते थे आर बराबर के इंटू 1/√D1 और आर बराबर के इंटू 1/√D2। सबका मान भर दीजिए ना, कांस्टेंट का मान छोड़ दीजिए, इसको छोड़ दीजिए, हटा दीजिए, कांस्टेंट को छोड़ दीजिए। 1/D1 का मान दिया है तो √O1 हो गया, तो √O1 का मान O1 हो जाएगा, इसका O1 आ जाएगा। ठीक है। अच्छा, और एक बात और, 1/√D2 का मान दिया है, D2 का मान 16 दिया है ना, तो 1/4 हो जाएगा। ठीक है। कहता है का प्रसरण का वेग का अनुपात क्या होगा। तो अनुपात निकालने के लिए कुछ नहीं करना है, लिख देना है 1 और 1/4। तो 1/4 का मतलब हुआ 1/4। ठीक है, ज्यादा नीचे चला गया, इसके नीचे आ जाए। हाँ, 1/4, 4 ऊपर आ जाएगा तो 1 गुने 4 हो जाएगा, तो आंसर 4 होगा। तो ये था सॉलिड लिक्विड गैस की का। बहुत बहुत धन्यवाद सब लोग को। फिर मिलते हैं कल हम लोग अपने ऑफलाइन क्लास में। ओके, बहुत बहुत धन्यवाद।